अगर लोग मुझसे आके पूछते हैं कि आईयूआई क्या होता है, ये भी कोई बहुत कोई डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, इसमें भी कोई बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं या ये बहुत महंगा प्रोसीजर है, तो मैं उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ। आप ये समझ लें कि ये जो आर्टिफिशियल मेथड है उसमें सबसे सिंपल और सबसे सस्ता जो प्रोसीजर है वो आईयूआई है। बेसिकली आपके हस्बैंड से सैंपल लिया जाता है और आपके सामने ही जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है वो सैंपल को प्रोसेस करता है। तो लोगों के बारे में जो शक व शुबहात होते हैं कि पता नहीं सैंपल किसी और का, ऐसा कुछ नहीं होता। वही सैंपल आपके सामने प्रोसेस किया जाता है, उसको केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है, उसको एक तो मशीन्स में प्रोसेस किया जाता है, जिसके बाद वो एक प्योर सैंपल निकाल लेते हैं जो कि एक्टिव स्पर्म्स पर मबनी होता है। इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो इसकी कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट आईयूआई की निस्बत बहुत ज़्यादा है और हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। साथ इसके जब भी पेशेंट जो आपके इनफर्टिलिटी के होते हैं वो जब इन प्रोसीजर से गुजर रहे होते हैं तो वो जहनी दबाव का शिकार होते हैं। ज़ाहिर है इसमें मनी भी इन्वॉल्व है, इसमें स्ट्रेस भी है, इसमें मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा लग रही होती हैं। तो उस सूरत हाल में अगर हम इसको आईयूआई के साथ कंपेयर करते हैं तो आईयूआई बहुत सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन आईवीएफ और इक्सी जो होती है उसमें जब पेशेंट जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा आपको मेंटली भी सपोर्ट करना पड़ रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि आईयूआई, आईवीएफ और इक्सी में क्या डिफरेंस है। तीनों टर्म्स यूजुअली इकट्ठी बोली जाती हैं और पेशेंट्स इसके बारे में बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि ये तीनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले बात करेंगे कि आईयूआई क्या होता है। अगर लोग मुझसे आके पूछते हैं कि आईयूआई क्या होता है, ये भी कोई बहुत कोई डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, इसमें भी कोई बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं या ये बहुत महंगा प्रोसीजर है, तो मैं उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ। आप ये समझ लें कि ये जो आर्टिफिशियल मेथड है उसमें सबसे सिंपल और सबसे सस्ता जो प्रोसीजर है वो आईयूआई है। आईयूआई में बेसिकली होता क्या है, आईयूआई में हम लोग ये करते हैं कि वो पेशेंट्स जिनकी ट्यूब्स का मसला नहीं होता, जिनका बहुत लंबा अरसा नहीं गुजरा होता या जिन्होंने अभी तक आईयूआई ट्राई नहीं किया होता, जिनमें थोड़े बहुत मसले होते हैं जैसे कि हल्का सा कोई एंडोमेट्रोसिस का प्रॉब्लम रहा हो या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो या वजह ही ना पता हो कि क्यों नहीं प्रेगनेंसी हो रही या हस्बैंड के जो टेस्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो ऐसे केसेस के अंदर हम आईयूआई को ऑप्ट करते हैं, स्पेशली अगर पेशेंट की ट्यूब्स वगैरह चेक हो गई हों और वो खुली हुई हों। ये नेचुरल मेथड के बहुत करीब है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंजेक्शन या बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं दी जाती। अमूमन जो मेडिसिन आप ऑलरेडी एग बनाने के लिए ले रहे होते हो वही मेडिसिन ही दोबारा दी जाती है और आपका डे 11 या 12 का डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसमें एग का साइज़ देखा जाता है। 1 या 2 एग बनाना ही हमारा टारगेट होता है, इससे ज़्यादा हम एग नहीं बनाना चाह रहे होते, सो बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं दी जाती। और उस दिन जिस दिन हम ये एग पिक कर लेते हैं उस दिन जो है वो कि अल्ट्रासाउंड पे एग पिक कर लेते हैं कि एग मौजूद है, उस दिन हम आपको एक ख़ास किस्म का इंजेक्शन लगवाते हैं जिससे ये एग रिलीज़ होता है और फिर उस दिन जिस दिन ये एग रिलीज़ होता है उस टाइम के ऊपर हम आईयूआई का प्रोसीजर करते हैं। आईयूआई का प्रोसीजर बेसिकली आपके हस्बैंड से सैंपल लिया जाता है और आपके सामने ही जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है वो सैंपल को प्रोसेस करता है। तो लोगों के बारे में जो शक व शुबहात होते हैं कि पता नहीं सैंपल किसी और का, ऐसा कुछ नहीं होता। वही सैंपल आपके सामने प्रोसेस किया जाता है, उसको केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है, उसको एक तो मशीन्स में प्रोसेस किया जाता है, जिसके बाद वो एक प्योर सैंपल निकाल लेते हैं जो कि एक्टिव स्पर्म्स पर मबनी होता है। यानी उसमें जो जितने भी स्पर्म्स होते हैं, डेड स्पर्म्स होते हैं, इनएक्टिव स्पर्म्स होते हैं, वो रिमूव करके एक क्लियर सोल्यूशन बना दिया जाता है जो कि फुल होता है एक्टिव स्पर्म्स का। माइक्रोस्कोप होती है और उस वक्त वो पेशेंट को दिखा भी दिया जाता है। फिर वो वाला सैंपल जिस वक्त एग रिलीज़ हो रहा होता है फीमेल के अंदर हम खुद इंजेक्ट करते हैं और बहुत बारीक सी एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू वो सैंपल डायरेक्टली जो है वो बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी यूट्रस के अंदर। नॉर्मली जो सीमन है वो डिपॉजिट होता है जाके वजाइना में और उसको ट्रैवल करना होता है। जितने भी जरासीम होते हैं मर्द के, जो स्पर्म्स होते हैं, वो खुद से ट्रैवल करते हुए जाते हैं और वो पहले बच्चादानी में जाते हैं और उसके बाद वो ट्यूब्स तक पहुंचते हैं। तो उस सारे प्रोसेस को अवॉइड करते हुए इसको डायरेक्टली यूट्रस के अंदर जो है वो डिपॉजिट कर देते हैं। ये जो प्योर सैंपल हम लेते हैं इसी से आपकी जो प्रेगनेंसी होने के चांसेस 10 से 15% बढ़ जाते हैं। सो ये वो वाला प्रोसेस नहीं है कि हम कहें 70%
कामयाबी या 80% कामयाबी, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी बात हम कर रहे थे कि IVF या ICSI। IVF या ICSI दोनों मिलते जुलते प्रोसीजर हैं, जिसको आप आम जुबान में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जिसमें बहुत लंबी हिस्ट्री है और जिसमें बहुत देर हो गई और पेशेंट ने कंसीव नहीं किया, जिनकी ट्यूब्स डैमेज हैं, जिनकी सर्जरी हुई होती है, ट्यूब्स रिमूव होती हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा ट्यूब में प्रेगनेंसी की शिकायत होती है, जिनका IUI बार दफ़ा फेल हो चुका होता है, या जिसमें बिल्कुल ही जो मेल के जो स्पर्म्स हैं, जो जरासीम है, वो बिल्कुल थोड़े होते हैं, बहुत कम होते हैं। ऐसे केसेस के अंदर IVF या ICSI को प्रेफर किया जाता है। अब बेसिकली ICSI ही किया जाता है, IVF नहीं किया जाता। मोस्टली ICSI को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छे हैं, जिसमें एक्चुअली जरासीम को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं जो एग होता है उसके अंदर। यानी IVF और ICSI में यही फ़र्क होता है कि उसमें आप एक डिश के अंदर, समझ लें आम जुबान में मैं आपको समझा रही हूँ कि एक डिश में आप स्पर्म्स को और एग्स को मिला देते हैं और वो खुद ही उनके जो है एग फर्टिलाइज हो जाता है, जबकि ICSI के अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है एग के अंदर, जिससे इसके चांसेस, जो बेबी बनने के चांसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं। अब बेसिकली ये IUI से दोनों प्रोसीजर कैसे डिफरेंट हैं कि IUI में तो हमने आप फीमेल के अंदर से एग को रिमूव नहीं किया था और हमने इसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया था, जो हस्बैंड का जो स्पर्म्स है उसको इंजेक्ट कर दिया था। जबकि इसके अंदर जो फीमेल है उसके अंदर इनिशियली जो ट्रीटमेंट है उसमें ज़्यादा एग्स बनाने के लिए बहुत सारे इंजेक्शंस, बहुत सारी मेडिसिन दी जाती है, जिनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, लेकिन पेशेंट अमूमन उसको बेयर कर लेते हैं। और उसके बाद वो एक स्पेसिफिक डे पे जब वो एग्स आपके अच्छे साइज़ के हो जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर उसको रिमूव कर लिया जाता है, यानी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर बॉडी के बाहर इसको मेल स्पर्म्स के साथ मिलाया जाता है। IVF है या ICSI है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, उसके थ्रू। और जब वो बच्चे जो एम्ब्रियोज होते हैं वो एक स्पेसिफिक एज तक पहुंच जाते हैं, उस वक्त वो उठाकर एम्ब्रियो मदर के यूट्रस के अंदर, यानी बना हुआ बच्चा जो है वो मदर के यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि पेशेंट को चांसेस जो प्रेगनेंसी के हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें फिर आपकी ट्यूब्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए अगर ट्यूब्स वगैरह डैमेज भी हैं तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। सिमिलरली अगर सीमन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं भी है तो इन पेशेंट्स में भी इसके सक्सेस रेट बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक इसकी कामयाबी का तनासुब है वो आपका 50 से 70% हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि फीमेल की एज कितनी है, कितने एग्स बन रहे हैं, जो हमारे पास जो कामयाब एम्ब्रियो बने हैं, बेबीज़ बने हैं, वो कितने ज़्यादा बन गए हैं। अमूमन 1 से 2 ट्रांसफ़र किए जाते हैं और बाकी सारे फ्रीज कर लिए जाते हैं। अगर वो कामयाबी नहीं भी होती तो अगले साइकिल में ये सारा प्रोसेस नहीं होता, वो जो फ्रोजन होते हैं एम्ब्रियोज वो यूज़ कर लिए जाते हैं। या अगर कामयाबी हो भी जाती है तो फिर वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए वो फ्रोजन एम्ब्रियोज आप यूज़ कर सकते हैं। सो आपको उस तकलीफ दे प्रोसेस से बार बार नहीं गुजरना पड़ता। इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो इसकी कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट IUI की निस्बत बहुत ज़्यादा है और हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। साथ इसके जब भी पेशेंट जो आपके इनफर्टिलिटी के होते हैं वो जब इन प्रोसीजर से गुजर रहे होते हैं तो वो जहनी दबाव का शिकार होते हैं। ज़ाहिर इसमें मनी भी इन्वॉल्व है, इसमें स्ट्रेस भी है, इसमें मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा लग रही होती हैं। तो उस सूरत हाल में अगर हम इसको IUI के साथ कंपेयर करते हैं तो IUI बहुत सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन IVF और ICSI जो होती है उसमें जब पेशेंट जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा आपको मेंटली भी सपोर्ट करना पड़ रहा होता है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको IUI, IVF और ICSI का जो मोटा फ़र्क है, मेन फ़र्क है, वो पता लग गया होगा। डिसीजन लेने में आपके लिए ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि हेल्पफुल होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।